Dear students, good morning. Today students will be study class 10th social science in history chapter number 4. Chapter name The Age of Industrialization. Study medium ऑनलाइन वीडियो हिट मीन्स आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th सोशल साइंस इन हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नेम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस में अधिकांश विद्यालय बंद हैं और विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स का अध्ययन किया और इस वीडियो में हम अगेन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक नेम द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। इट मीन्स कारखानों का उदय। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कम अप बाय द 1730s बट it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के टाइम में कारखाने या फैक्ट्रीज खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से प्रोग्रेस 18th सेंचुरी के लास्ट में भी हुआ। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वाज कॉटन। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इन 1760 ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787 this import soared by 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these. It means cotton न्यू युग का फर्स्ट सिंबल था। 19th सेंचुरी के लास्ट में कॉटन के प्रोडक्शन में भारी प्रोग्रेस हुआ। 1760 में ब्रिटेन अपने कॉटन इंडस्ट्री की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे रॉ मटेरियल या रॉ कॉटन का निर्यात करता था। 1787 में ये आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। ये प्रोग्रेस प्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस का रिजल्ट था। आइए अब देखें कि ये चेंजेस कौन कौन से थे कि कौन कौन से चेंजेस हुए। ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द efficacy of each step of the production process. Carding, twisting and spinning and rolling, they enhance the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stranger threads and yarn. They Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village household. But now the costly new machines could be purchased. It means 18th सेंचुरी में कई ऐसे इन्वेंशन हुए जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस, कार्डिंग, ऐंठना, कताई और लपेटने के एवरी स्टेप की कुशलता बढ़ा दी। फिर लेबर प्रोडक्शन बढ़ गया और पहले से हाई नंबर स्ट्रॉन्ग धागों और रेशों का प्रोडक्शन होने लगा। इसके बाद
बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा कॉटन प्रोडक्शन पूरे कंट्री साइड में फैला हुआ था। ये वर्क लोग अपने अपने हाउस होल्ड पर ही करते थे, लेकिन अब कॉस्टली न्यू मशीनें खरीद कर उन्हें फैक्ट्रीज में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रोसेस एक छत के नीचे एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके बाद धीरे धीरे जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुए, द प्रोसेस वर thought together under one roof and management. This allowed more powerful supervision over the production process, which watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was the countryside. इसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस पर निगरानी, इन्वेंशन, क्वांटिटी का ध्यान रखना और लेबर्स पर नज़र रखना संभव हो गया। जब तक प्रोडक्शन गांवों में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं दिखाई दे रहे थे। इन द अर्ली 19th century, factories increasing become an intimate part of the English landscape. So visible were the impossible new mills, so magical seemed to be the power of new technology, but content forces were dead. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the violence and the workshops where production still continued. It means 19th century के प्रारंभ में या फर्स्ट टाइम में फैक्ट्रीज इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न पार्ट बन गए थे और न्यू फैक्ट्रीज इतने विशाल और न्यू टेक्नोलॉजी की पावर इतनी मैजिशियन दिखाई देने लगी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आँखों में ओझल गलियाँ और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। इस प्रकार प्रोडक्शन था वो हाई स्पीड और लोकल लेवल पर हो रहा था। इस प्रकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना घरों के अंदर एक ही छत के नीचे की जा रही थी। द नेक्स्ट टॉपिक, द फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। How rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory factor industries? It means industrialization की प्रोसेस इतनी तेज़ थी। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीन्स केवल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के विकास तक ही सीमित होता था? फर्स्ट, the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metal, growing at a rapid pace. Cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s. After that, the iron and steel industry led the way with the expansion of railway in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s. The demand for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 11 million, double the value of its cotton export. It means cotton industry, और कपास इंडस्ट्री
ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले चरण में सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन गया था। इसके बाद आयरन और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके कॉलोनियलिज्म में रेलवे का भी एक्सपेंशन होने लगा था। फलस्वरूप आयरन और स्टील की जो नीड्स तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के आयरन और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया। ये राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से डबल हो गई। इस प्रकार सेकेंड द न्यू इंडस्ट्रीज वहाँ पर एस्टाब्लिशमेंट होने लगी। इस प्रकार फर्स्ट इंडस्ट्रीज में कपास उद्योग और सूती उद्योग ब्रिटेन के फलते फूलते उद्योग दिखाई दे रहे थे। सेकेंड द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इवन एट द एंड of the 19th century. Less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sector. Textiles was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within factories but outside within domestic limits. Units. It means सेकेंड कारखानों में नए इंडस्ट्रीज परंपरागत या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। न्यू उद्योग पुराने उद्योगों को इतनी आसानी से नहीं पीछे छोड़ सकते थे। 19th सेंचुरी के लास्ट में टेक्नोलॉजिकल रूप से डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एरिया में काम करने वाली लेबर्स की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग कॉटन इंडस्ट्री एक प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उसके प्रोडक्शन का बड़ा पार्ट कारखानों में नहीं बल्कि डोमेस्टिक यूनिट्स में होता था। थर्ड द पास ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाई स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glass work, tanning, furniture making and प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। थर्ड तीसरे में यद्यपि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में चेंजिंग की गति भाव से चलने वाले सूती और धातु उद्योग तक ही तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरी तरह ठहराव की या रुकाव की अवस्था में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पोल्ट्री, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के प्रोडक्शन जैसे बहुत सारी गैर मशीनी क्षेत्रों में जो प्रोग्रेस हो रहा था वह मुख्य रूप से साधारण, सिंपल और छोटे छोटे इन्वेंशन का ही परिणाम दिखाई दे रहा था। फोर्थ technological changes occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. New technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. The machines often broke down and repair was costly. They were not as effective as their
inventor and manufactured claimed इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की गति धीमी दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल भूदृश्य पर ये चेंजेस नाटकीय तेज़ी से नहीं, पहले या बनी बड़ी तेज़ी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी महंगी कॉस्टली थी। सौदागर व बिजनेसमैन इनके इस्तेमाल के क्वेश्चन पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थीं जितना उनके इन्वेंशंस और मैन्युफैक्चर्स का दावा दिखाई दे रहा था। इस प्रकार मशीनों की जो कंडीशन थी बहुत ही लो कंडीशन की दिखाई दे रही है। इस प्रकार 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। उन इन्वेंशंस में हवाई भाप का आविष्कार या स्टीम इंजन का आविष्कार भी दिखाई दे रहा है। भाप के इंजन का आविष्कार Consider the case of the steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Wharton manufactured the new model, but for years he could find no wires. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. It means इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का एग्जाम्पल लेते हैं। जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में कुछ सुधार किए या इम्प्रूवमेंट किए और 1871 में न्यू इंजन का पेटेंट करा दिया। इस मॉडल का प्रोडक्शन उनके दोस्त या फ्रेंड इंडस्ट्रियलिस्ट मैथ्यू वॉल्टन ने किया था, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 18 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह उद्योग में इस्तेमाल हो रहे थे। इस प्रकार जो भी इंजन की कॉस्ट या उसका मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत ही लो रफ्तार में हो रही थी। इस प्रकार जो भी इन्वेंशन हुए उनमें भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता दिखाई दे रही है। 18 पर in the cotton industries, 9 in wool industries and the rest in the mining, canal works and iron works. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was so to be accepted by industrialists। इस प्रकार और लौह कार्य में इस्तेमाल भी किए जा रहे थे और किसी इंडस्ट्रीज में स्टीम के इंजन का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी लेबर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हिचकिचा रहे थे। अर्थात उन्हें लग रहा था कि मशीनें व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम ना कर दें, अर्थात उनसे प्रोडक्शन कम ना हो जाए। हिस्टेरियंस नाउ हैव कम टू increasingly recognize that the typical worker in the mid-19th century was not a machine operator but the traditional craft person and
और लेबरर। इट मीन्स अब हिस्टोरियंस इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सेंचुरी के मध्य का जो औसत या एवरेज लेबर मशीन्स पर काम करने वाला नहीं बल्कि ट्रेडिशनल कारीगर और लेबर ही होता था। इस प्रकार उन्हें लग रहा था कि मशीनें लोगों की कार्य क्षमता को कम कर देंगी और मशीनों की जो कॉस्ट है उससे उद्योगपतियों अर्थात इंडस्ट्रियलिस्ट पर भारी दबाव या भारी बोझ पड़ेगा। इस प्रकार इंडस्ट्रीज को लगाना बहुत ही बड़ी बात होगी, अर्थात हर कोई व्यक्ति इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा। थैंक यू।